नमस्कार मित्रों, श्याम आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम एक मजेदार चीज आपको दिखाने वाले हैं। डेली डेली आपको जो है स्टैटिक जीके मिलने वाला है श्याम आईएएस के चैनल पे, ठीक है ना। जा करके आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, आपको डेली डेली एक पेज मिलने वाला है, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमी हो, करंट हो, सारा कुछ मिलने वाला है, ठीक है ना। तो एक आपको नमूना दिखाते हैं, यहां पर थोड़ा सा देखें तो ये डेली स्टैटिक जीके है ना, वन लाइनर के रूप में आपको दिया जा रहा है। इसमें एक पूरा हमने सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन दिया है, ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का मामला आया था 1980 में, और इसमें क्या क्या चीजें कही गई हैं, सारा कुछ जो है जानने का प्रयास करेंगे। अब समझना जरा, इसमें हमने जो है भूमिका पहले दे दिया है कि भाई इसकी भूमिका कहां से उभर के आई। फिर इसमें हमने जो है पृष्ठभूमि पूरा जो है डिटेल से दिया है। फिर पृष्ठभूमि के बाद हमने क्या प्रावधान मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में किया गया था, सारा कुछ पूरा डिटेल से दिया गया है। यहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आते हैं, समझते हैं कि मिनर्वा मिल्स में क्या कुछ प्रावधान किया गया था। अगर मैं ये कहूं कि साहब इसकी भूमिका में क्या कुछ पॉइंट था, तो समझना जरा कि अब आप देख सकते हैं यहां पे कि मिनर्वा मिल्स मामला भारतीय संविधान के इतिहास में एक मील का पत्थर है, ठीक है। कैसे कि इसमें जो है केशवानंद भारतीवाद बनाम भारत संघ का जो मामला आया था 1973 में, मूल संरचना सिद्धांत को न केवल दोहराया गया बल्कि जो है अधिक सुदृढ़ बनाया गया। अब समझिए बात कि संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, मूल ढांचा होता है, उसको पहली बार माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केशवानंद भारतीवाद बनाम भारत संघ के मामले में, केरल के मामले में 1973 में, इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो है संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को तय किया और कहा कि कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आती हैं और उस पर संसद, राज्य विधानमंडल या फिर अध्यादेश के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब जब केशवानंद भारतीवाद का मामला आता है, उसके बाद जो है आपका ये मामला आता है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का मामला। तो यहां पर एक पृष्ठभूमि आपको मिल गई कि साहब ये जो मूल ढांचे का सिद्धांत है, इसको दोहराए जाने का प्रयास किया गया और इसको परिभाषित किए जाने का प्रयास किया गया। अब यहां पर देखिए जरा कि पृष्ठभूमि में देखिए कि आपातकाल 1975 से 77 के बीच आपातकाल लगाया गया था और इस दौरान एक जो है संविधान संशोधन लाया जाता है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 इतना इंपॉर्टेंट है, इसको मिनी संविधान कहा जाता है। आप फंडामेंटल राइट में देखेंगे, वहां पर भी, डीपीएसपी में देखेंगे, वहां पर भी, यहां तक कि जो है आपको फंडामेंटल ड्यूटी जो जोड़ा गया है, वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से ही जोड़ा गया है, ठीक है। खैर वो अलग विषय है, लेकिन समझिए कि यहां पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ला करके जो है एक कुछ प्रावधान किए गए थे। क्या प्रावधान किए गए थे कि अनुच्छेद 368 में संशोधन कर संसद को असीमित शक्तियां दे दी गई, ठीक है। अब समझना जरा कि संसद जो विधायिका होती है, संसद के दो अंग होते, दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरी राज्यसभा। इसमें कहा गया कि संसद चाहे तो संविधान के किसी भी पार्ट में संशोधन कर सकती है, ठीक है ना। अभी तो ये बात कब की है, ये बात आपकी 76 की है, ठीक है ना। अब यहां पर समझना जरा कि यहां पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संसद को एकदम फुल पावर दी जा रही है, ठीक है। अब क्या किया जा रहा है कि एक अनुच्छेद जोड़ा जा रहा है, अनुच्छेद 31C। अनुच्छेद 31C के माध्यम से क्या किया गया कि आप जब डीपीएसपी पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, तो वहां पर आपको दो अनुच्छेद मिलेगा। एक अनुच्छेद मिलेगा 39B और एक अनुच्छेद मिलेगा 39C। इसमें नहीं दिया गया है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। इसमें कहा गया है कि अगर 39B और C में है क्या कि राज्य के द्वारा जो भी भौतिक संसाधन होंगे उनका केंद्रीकरण नहीं किया जाएगा, बल्कि उसका जो है समान वितरण किया जाएगा। मतलब कि भौतिक संसाधनों का सम वितरण होना चाहिए, केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और ये टॉपिक जो है भौतिक संसाधनों की सम वितरण से है और इसको लागू करने के लिए, अगर फंडामेंटल राइट का अनुच्छेद 14, समझना जरा, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 का वायलेशन भी हो रहा हो तो वो वायलेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर ये चीजें जो है थोड़ा सा जो है बाधित की जा रही हैं अनुच्छेद 21 के माध्यम, 31C के माध्यम से, ठीक है। अब यहां पर समझना जरा, न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सीमित करने की कोशिश की गई, किसके माध्यम से, 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। यहां पर न्यायिक समीक्षा होती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अनुच्छेद 13 के तहत जो भी जो है अधिनियम, कानून, विधि बनाई जाती है, उसकी न्यायिक समीक्षा की जाती है और न्यायिक समीक्षा करके यह देखा जाता है कहीं संसद के द्वारा बनाई गई जो विधि है वो फंडामेंटल राइट को वायलेट तो नहीं कर रही है, वो जो है संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट तो नहीं कर रही है, वो संविधान की संगत है कि नहीं है।
ये सारा कुछ जो है सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है ना। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक शक्ति को ही सीमित कर दिया गया, किसके माध्यम से? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से। फिर ये जो आपका जो है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का मामला लाया जाता है ना, फिर इसी में जो है ये सब सारे प्रावधान किए जाते हैं। क्या चीज? कि मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में राष्ट्रीयकरण से जुड़ा विवाद इस मामले का जो है आधार बना। अब इसमें देखिए प्रावधान क्या किया गया। पहला, क्या संसद को असीमित संशोधन शक्ति दी जा सकती है? ये अगर मैं क्वेश्चन करूं, संवैधानिक क्वेश्चन, कि क्या जो है संसद को असीमित पावर है कि किसी भी मामले में वो संशोधन कर सकती है, किसी भी जो है पार्ट को जो है संशोधित कर सकती है? क्या जो है संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को भी वो संशोधित कर सकती है? ये सब क्वेश्चन। दूसरा, क्या संविधान संविधान क्या जो है संसद संविधान के मूल ढांचे को नष्ट कर सकती है? ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा, क्या मौलिक अधिकारों को पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है? यहां पर थोड़ा सा मैं समझने के लिए आपको बता दूं कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे समाजवाद, जैसे जो है न्यायिक समीक्षा, जैसे भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली, जैसे विधि का शासन, ठीक है ना, जैसे संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, इन सब सारे चीजों पर संसद किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, क्योंकि ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। तो यही सब सारा क्वेश्चन इसमें किया जा रहा है। अब समझना जरा, क्या न्यायिक समीक्षा की शक्ति को खत्म किया जा सकता है? तो ये सब सारा क्वेश्चन। अब फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में, यहां पर आप देख सकते हैं क्या निर्णय दिया गया। इन निर्णय आपसे पूछा जाता है क्या, कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद को संशोधन की शक्ति कैसी है? असीमित नहीं है, सीमित है। मतलब कि वो बेसिक स्ट्रक्चर पर जो है किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो संविधान संशोधन की जो शक्ति होगी संसद की, वो क्या होगी? सीमित होगी, ठीक है ना। संशोधन की शक्ति संसद की सीमित होगी। दूसरा, कि संसद संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती, ना तो बदल सकती है, ठीक है। दूसरा, तीसरा क्या है कि अनुच्छेद 368 में किया गया वह संशोधन जो संसद को असीमित शक्ति देता है, वो क्या होगा? असंवैधानिक होगा। समझ गए ना। तो ये सब सारी चीजें, मतलब कि सीधी सी बात है कि किसी बेसिक स्ट्रक्चर पर संसद किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ये मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में कहा गया। और किसी प्रकार का अगर हस्तक्षेप करती है तो वो न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएगा, न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में आएगा, और उसको जो है उस विधि को शून्य घोषित किया जा सकता है। अब यहां पर समझना जरा, यहां पर कह रहा है कि एक अनुच्छेद 31C का वह भाग जो मौलिक अधिकारों को खत्म करता था, इसको अमान्य घोषित कर दिया गया। मेरे प्यारे भाई, यही तो हमने बताया ना कि 31C के माध्यम से एक संविधान संशोधन किया गया। इसमें मैं बता देता हूं, 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 और 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के माध्यम से एक अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 31C, और इसके माध्यम से प्रावधान किया गया कि संविधान का जो अनुच्छेद है 39B और C डीपीएसपी का अनुच्छेद है, इसमें कहा गया है कि भौतिक संसाधनों का संवितरण होना चाहिए, केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और इसको लागू करने के लिए, समझिए जरा, कि ऑक्सफैम जब रिपोर्ट आती है तो शीर्ष 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% हिस्सा पाया जाता है। जब वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आती है तो यह बताती है कि जो डाउन के 50% लोग हैं उनके पास महज 3% संपत्ति है। ये तो जो है धन का संकेंद्रण हो रहा है। तो इसी के लिए कहा गया कि भाई अगर इसको लागू करने के लिए मूल अधिकार भी बाधित हो रहे हो, अनुच्छेद 14, 19 और 31, तो उसको जो है वायलेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए ये जोड़ा गया। फिर क्या इसमें कह रहा है कि मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मध्य जो है संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर कह रहा है कि मूल संरचना में शामिल तत्व इस केस में जो है स्पष्ट किए गए। क्या चीज? कि संविधान की सर्वोच्चता और लोकतांत्रिक व्यवस्था। ये देखिए बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया गया मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में। क्या चीज? कि संविधान की सर्वोच्चता, ये बेसिक स्ट्रक्चर हुआ। फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था, ये बेसिक स्ट्रक्चर हुआ। फिर कानून का शासन, इसको हम विधि का शासन कहते हैं, रूल ऑफ लॉ कहते हैं। अनुच्छेद 14 जब आप पढ़ेंगे तो डायसी की पुस्तक से, ब्रिटेन से एक कॉन्सेप्ट लिया गया। फिर न्यायिक समीक्षा, फिर उसके बाद मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच संतुलन, ठीक है ना। फिर महत्व इसका क्या है कि संसद को संवैधानिक तानाशाही बनने से रोका जाएगा और न्यायपालिका की संरक्षण भूमिका को मजबूत किया जाएगा, संरक्षक भूमिका को। और फिर मूल संरचना सिद्धांत को स्थायी आधार प्रदान किया जाएगा। और लास्ट में आप देख सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र की स्थिरता और निरंतरता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एक जो ये आधार बना केशवानंद भारतीवाद बनाम भारत संघ का मामला जो 1973 में लाया जाता है, उसको डिफाइन करता है, उसको स्थिर करता है, और बाद में एक कुछ जो है बेसिक स्ट्रक्चर के, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को जो है शो करता है, परिभाषित करता है और घोषित करता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया।